शाश्वत। आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पुराने पेपर्स के डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में फायदा हो सके तथा इस सीरीज से आपको न केवल एग्जाम का पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हम एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं वो 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट 3 में हुआ था। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा पाटन, गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? पाटन, गुजरात। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यूनेस्को है क्या। बेसिकली यूनेस्को जो भी आपके देश में या फिर शहरों में जो बिल्कुल यूनिक चीजें होती हैं जो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम में आ सकती हैं। बेसिकली हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता क्या है कि हम लोगों को जो पुराने जमाने की हिस्ट्री होती है, जो पहाड़ होते हैं, उनसे हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके पास क्या क्या सुविधाएं थी, वो सब पता चलता है। तो यूनेस्को ऐसी चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है। बेसिकली यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या है कि जैसे भाई कंट्रीज लड़ जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, तो युद्ध में तबाही को रोकना और अमन और शांति को बनाए रखना। अब हम पढ़ते हैं, यूनेस्को को विश्व विख्यात की रानी की बाग पाटन, गुजरात में अवस्थित है। रानी की बाग ऐसी इकलौती बावड़ी है जिसमें क्या है? सीढ़ीदार कुआं, जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुई है, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 के नोटों पर इसे चित्रित किया गया है। आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीआई द्वारा कौन सी ऐसी विश्व की धरोहर है, यूनेस्को द्वारा कि कौन सी ऐसी विश्व की धरोहर है जिसे 100 के नोट पर चित्रित करा गया है? तो आप क्या बोलोगे? रानी की वाव। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करिए। आपने श्रृंखला पढ़ रखी होंगी रीजनिंग में। बेसिकली श्रृंखला कौन सी होती है? अल्फाबेट भी होती है, नंबर्स भी होती है, दोनों मिक्स है, यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट प्लस नंबर्स दोनों है। तो इसके लिए आपको पहले करने का तरीका क्या है? आप अल्फाबेट को सेपरेट कर लीजिए। जब भी हम सेपरेट करें तो सी के बाद में ई के बाद में जी के बाद में आई। हम देखेंगे कि अगर हम सी के बाद में +2 कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है, नेक्स्ट अल्फाबेट आ जाता है। ई के बाद में अगर हम +2 कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट आ जाता है। यानी कि हमारी जो इंग्लिश की सीरीज है वो क्या है? उसमें +2 करना। तो हमें आगे की 2 नंबर निकालने, तो आई के बाद में अगर हम +2 करेंगे तो के, और के बाद में +2 करेंगे तो एम। बेसिकली +2 का मतलब क्या है? डी और ई, यानी देखिए 1 2, दूसरी पोजीशन पे क्या आ गया? ई। सेम एफ और जी, दूसरी पोजीशन पे क्या आ गया? जी। ठीक है। और तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट सीरीज आएगी वो आएगी के और एम। या तो आप पहले ऑप्शन में के एम देख लीजिए। देखो, सिर्फ एकमात्र यही ए वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ही के एम आ रहा है। और अगर आपके पास ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे एन की जगह पे यहाँ पर एम भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इसके नंबर की सीरीज को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके नंबर की सीरीज में हम देख रहे हैं, हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें क्या है? ऑड नंबर्स है। क्या है? ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप 2 से भाग देते हो, कोई सा भी नंबर जिसको आप 2 से भाग देते हो और उसमें रिमाइंडर कुछ भी बचता है। रिमाइंडर यानी कुछ भी बचेगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब आप देखें 3 5 7 7 9 के बाद में 10 क्या होता है? आपका इवन नंबर, और 11 क्या हो गया? ऑड, फिर 12 आपका इवन, और 13 यानी कि K11 M13 आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजियोलॉजी या
औषधि में वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार होते क्या हैं। नोबेल पुरस्कार बेसिकली होते हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक रासायनिक के क्षेत्र में, इन सब में एक अलग अलग समिति होती है और इन सब में अगर आप अच्छा काम करते हो तो बेसिकली आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बेसिकली नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्बर्ट बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने 1896 में उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। और उस हिस्से यानी कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसके ब्याज से यानी कि इंटरेस्ट से उसका इंटरेस्ट मानव जाति के अच्छे के लिए लगा दिया जाता है। जो लोग मानव जाति के लिए अच्छा करते हैं या फिर कुछ अच्छे अच्छे इन्वेंशन करते हैं तो उसमें क्या लगाया जाता है। तो इसका आंसर है ए, डेविड जे थाउलेस। बेसिकली डेविड जे थाउलेस कौन थे? फिजियोलॉजी या औषधि के में वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के वैज्ञानिक डेविड जे थाउलेस, ये लिखा ओके, एफ डंकन एम डॉल्डन और जे माइकल कोस्टरलिस को संयुक्त रूप से, यानी ये 3 लोग थे, इन तीनों को ये संयुक्त रूप से क्या दिया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पदार्थ की टोपोलॉजी चरणों एवं टोपोलॉजी चरण में बदलावों के अध्ययन के लिए किया गया है। वर्ष 2018 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जेम्स पी एलियस अमेरिका व तासुको होंजो जापान को दिया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक प्रश्न के साथ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन तथा दूसरा कथन दिए गए हैं। आपको यह निश्चित करना है कि उनमें से कौन सा उत्तर प्रश्न का सही उपयुक्त उत्तर है। हमारा प्रश्न क्या है? 4 दोस्त यानी कि आपके ये रहा 4 दोस्तों अर्जुन, पवन, नीरज, सुनील में कौन सा व्यक्ति सबसे भारी है। हमको ये पता करना है कि हमारे 4 दोस्त हैं, अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में कौन सा व्यक्ति सबसे भारी है। ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है या फिर पहला कथन है, अर्जुन तथा पवन का भार एक समान है। यानी कि इसने क्या बोल दिया? अर्जुन और पवन, ये लिखा हुआ एक्चुअल में। तो हमारा जो पहला कथन है उसको डिकोड करेंगे। अर्जुन और पवन का भार क्या है? वो इक्वल है, बराबर है। पवन का वजन नीरज से अधिक परंतु सुनील से कम है। अब देखिए पवन का वजन क्या है? सुनील से, तो भाई सुनील का वजन पवन से ज्यादा है। पवन का वजन क्या है? नीरज से अधिक, यानी नीरज का वजन क्या होगा? पवन से कम और उसका सुनील का ज्यादा होगा। तो बताओ दोनों कथनों में सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी आपको पहले ही बता दिया था, पवन और अर्जुन का वजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो भाई पवन के बाद में आप अर्जुन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है क्या है? सिर्फ सुनील भारी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि कौन से विकल्पों का चयन करें। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, यानी कि दोनों कथन का प्रश्न की व्याख्या उत्तर के लिए, दोनों कथन के प्रश्न की व्याख्या उत्तर के लिए आवश्यक है। अब ये क्यों बोला है? क्योंकि अगर आपको अर्जुन का पता ही नहीं होता तो आप ये सोचते अर्जुन या तो सुनील से आगे होता या फिर सुनील से पीछे होता, क्या पता अर्जुन ही वेट वाला हो जाता। इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अर्जुन और पवन का वजन एक दूसरे से बराबर है। और सेकंड कथन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। VLSI ये किसका क्वेश्चन है? पहली बात कंप्यूटर का। तो आपको ये पता चलता रहेगा इस पेपर को करते कि कितने क्वेश्चन किस किस फील्ड से आते हैं। VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है? तो VLSI का पूर्ण अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है? ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह एक एकीकृत परिपथ है। यह अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों या उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, प्लस मीन। प्लस का अर्थ है भाग। एक्चुअल में इसमें थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा है, इसका बेसिकली ये भाग है।
तथा माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ है प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। तो हमें ये सीरीज सॉल्व करनी है। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इनके देखिए, इसने क्या बोला मल्टीप्लाई, पहली हमारी सीरीज क्या है मल्टीप्लाई, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करें और इन्होंने क्या बोला मल्टीप्लाई का अर्थ, देखें क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का अर्थ है इसमें माइनस, क्या है माइनस, ये रहा मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है माइनस, तो हमने मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रख दिया माइनस, प्लस का अर्थ क्या है भाग रख दिया। देखो पहले मैं लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लाई का अर्थ इन्होंने क्या बताया है माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ इन्होंने बताया है भाग और माइनस का अर्थ इन्होंने बताया है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ इन्होंने क्या बताया है प्लस। अब बस हमें इनमें साइन चेंज करना है और बॉडमास के नियम से फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए 36 मल्टीप्लाई 12, हमारा क्वेश्चन क्या है 36 को 12 से मल्टीप्लाई करा, तो पहले देखिए मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में लिख दिया हमने, 12 प्लस 4। अब देखें प्लस का साइन क्या है भाग कर दिया, ठीक है, मतलब प्लस की जगह पे हमने भाग का साइन रिप्लेस कर दिया। सेम भाग का साइन किससे रिप्लेस हो रहा है प्लस से, हमने रिप्लेस कर दिया 6 प्लस 2, तो क्या ये भी भाग का साइन है, तो ये सॉरी ये प्लस का साइन है तो ये किसमें भाग में रिप्लेस होएगा। सेम ये माइनस का साइन है तो ये किसमें मल्टीप्लाई में रिप्लेस होगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हम बॉडमास का नियम फॉलो करते हैं। और बॉडमास क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमने पहले जो है इसके अंदर देखिए डिवाइड के जो साइन थे इन पे मैं गोला बना दिया मैंने। तो भाई 4 के टेबल को 4 में 12 3 टाइम आता है तो 3 इसका आंसर आ गया, 6 2 जा 3, तो ये आपके जो हो गए ये भाग पूरा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, डिवीजन हमने कर लिया, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 9। अब क्या करेंगे, अब एडिशन, तो देखिए जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम प्लस मानते हैं, तो 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा 45, और 45 में से -3 करेंगे तो 42। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर था आपका डी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल टूरिस्ट अवार्ड 2014-2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-15 किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। अब क्या क्वेश्चन है आपका, नेशनल टूरिस्ट अवार्ड 2015 का, अब ये किसको मिला था, ये बेसिकली मिला था सवाई माधोपुर को, ठीक है। ये बेसिकली ये किस चीज में मिलता है कि अगर आपके जो स्टेशंस हैं उन पे बेसिकली जो हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, इस पे जब भी आप सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे वहां पे बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग बनी मिलेंगी, तो ये सब चीज है। तो एक चीज और, बेसिकली रेलवे नेशनल टूरिस्ट अवार्ड होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार बेसिकली विभिन्न 76 पुरस्कार, इसमें कुल 76 पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं उससे रिलेटेड पुरस्कार है इसमें। और चहुमुखी विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जाता है इसमें। तो इसमें अभी जो 2017 और 2018 का, इस क्वेश्चन को अपन 2015 ना करके 2017 यहाँ पे लिख देती हूँ, 2017 और 2018 कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो मिला है वो इधर ही मिला है। वो किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को। किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को। और गोवा और मध्य प्रदेश में पर्यटन श्रेणी के लिए साझा विजेता रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मीडियन ऑफ डेटा 7 21 2 17 3 13 7 4 9 7 9 इज, मतलब दिए गए निम्नलिखित संख्याओं यानी कि आंकड़ों की मध्यिका क्या होगी। देखिए
पहली बात, मध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्यिका का मतलब होता है बीच की वैल्यू। एक सिंपल सी बात है कि ये होता तो बीच की वैल्यू ही है। तो आप इसमें क्या करें, पहले ना इन वैल्यूज को काउंट कर लें। सबसे पहला इसका काम होता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, मध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आप करें कि जो नंबर्स हैं उनको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें। किसमें जमाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हर क्वेश्चन, ताकि आपको ये भी हो, आपके धीरे धीरे सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए। नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, हिंदी में बोले तो बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना, तो हमने जमा दिया 2 सबसे छोटा, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है, इनको काउंट करो। काउंट यानी कि इनको करेंगे, गिनेंगे। हमने इनको गिना, गिनने पर ये आए ऑड नंबर, है ना। तो ये अगर ऑड नंबर आए, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 11, यानी विषम। तो जब भी हमें माध्यिका निकालनी हो और विषम संख्या यानी n की वैल्यू विषम आ जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 को भाग 2 से। ठीक है, तो हमारे n कितने थे? 11, उसमें 1 दिया, तो ये कितना आया? छठा पद। हमारा क्या आया? छठा पद। तो हमारा 1 2 3 4 5 छठा पद। आपके छठे पद का आंसर कितना है? 7, यानी इसका मध्यिका कितनी निकल जाएगी? 7। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ऑड नंबर है तो बीच की वैल्यू निकालनी होती है, तो 5 इधर हो गए और 5 इधर निकाल दें, तो बीच की वैल्यू ऑटोमेटिकली 7 भी आ गई। बट आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जब भी आपको मध्यिका निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 भाग 2। अगर संख्याओं की, आंकड़ों की संख्या कितनी हो? n, वो विषम संख्या हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का क्रय विक्रय करते समय एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% की हेराफेर यानी गड़बड़ी करता है, उससे के द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ है। देखिए भाई, जैसे कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है, उसने क्या करा कि 22 रुपए की चीज जो है, यानी कि उसने 22% की, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं वो 100% पे बात कर रहे हैं, कि 100% चीज में से वो त्रुटिपूर्ण बांट, यानी कि वो तौलने में गलती कर रहा है ना। तौलने में गलती नहीं कर रहा, वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि वो गड़बड़ी कर रहा है। तो उसमें जो उसने जो देना था उसको 100% था, बट अब वो दे कितना रहा है? 22% माइनस करके, यानी 22% अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आया आपका? ये 78%, यानी कि आपको ओरिजिनल वैल्यू कितनी चाहिए थी? 100, और मिल कितनी रही है? 78%। तो आपको ये बताना है कितने प्रतिशत का लाभ और लाभ निकला। ऑब्वियस इसने त्रुटिपूर्ण कराया तो इसका लाभ ही निकलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, a मतलब a+b, a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पर a लाभ या फिर हानि कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसने क्या करा है? क्रय और विक्रय, इसने पहले ही बोल दिया है कि वो बेच भी इतने में रहा है, मतलब सेल भी क्रय और विक्रय कर रहा है, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ 22 का, विक्रय में भी उसको प्रॉफिट हुआ 22 का, और इसमें अपन a इंटू बी लगा दिया, 22 इंटू 22 अपॉन 100। तो 22 कितने होते हैं? 44। जब इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 22 484, और नीचे आ गया 100। नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल प्लेस लगा देंगे पॉइंट, 2 वैल्यू के बाद में 4.84। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48.84%। तो हमारा आंसर आया बी। अब पढ़ते हैं हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन। इनमें से कौन सी श्रृंखला का वर्ण नीचे दिए गई वर्णमाला के बाद में आएगी? हमको क्या करना है कि यहाँ पर WVU के बाद में कौन सी श्रृंखला, कौन सा नंबर आएगा वो पता करना है। तो देखें, तो इस सीरीज को करने के लिए आप क्या करेंगे? हर पहले वर्ड को लिख लेंगे। आपको सीरीज पता, अब जैसे Q S U W, आप देखें Q के बाद में S 2 के बाद में आता है, यानी 2 स्टेप आपको इंक्रीज होना है। यानी Q के बाद में क्या आता है? R को छोड़ना है, S लिखना है। फिर S के बाद में क्या आता है? T को छोड़ना है, फिर U लिखना है, यानी कि आपको 2 स्टेप बढ़ना है। सेम P में भी यही हो रहा है कि P के बाद में क्या करना है? 2 स्टेप बढ़ना है, और O में भी 2 स्टेप बढ़ना है। पर आप एक चीज देखें, ये तीनों जो चीज है ये एक श्रृंखला में ही आ रही है, ये एक श्रृंखला में आ रही है। क्या आ रही है? अब देखें आप, ये सारी क्या हो रही है? ये प्लस के 2 से इंक्रीज हो रही है सारी सीरीज, है ना।
तो अब क्या करेंगे हम पी क्यू के बाद में डब्ल्यू के बाद में अगर हम +2 करेंगे तो y आएगा, ऐसे ही पी के बाद में अगर हम +2 करेंगे, सॉरी वी के बाद में +2 करेंगे तो x आएगा, u के बाद में +2 करेंगे तो w आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y x w, ए हमारा जो होगा वो आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक कथन तथा उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उपरोक्त कथन के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सबसे तार्किक है। इसमें आपको ये जो कथन दिया गया है और इसमें ये देखना है कि कौन कौन सा जो ये आपको ऑप्शन दिए गए ABCD, ये कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करने। बेसिकली इस कथन में क्या है, Q से बड़ा क्या है P, और Q किससे छोटा है C से, और C किससे छोटा है B से, छोटा और बराबर भी है। B और M आपस में बराबर है और M क्या है, बड़ा है D से। अब इसने बोला है M जो है वो Q से बड़ा है। हमारा पहला क्या है, M जो है वो Q से बड़ा है। देखिए M Q से बड़ा है, ऑब्वियस क्लियरली दिख रहा है, देखें, क्योंकि Q किससे है, C से बड़ा, C किससे है, B से बड़ा, और B के बराबर क्या है M, यानी कि B के बराबर अगर हम M को लेते तो जो ये M जो है वो Q से बड़ा हो जाएगा। M क्या हो जाएगा, वो Q से बड़ा हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट तो हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, D इज लेस देन इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो D इज लेस देन इक्वल्स टू Q, D जो है वो Q से छोटा, ये बिल्कुल गलत है। M बराबर Q, M बराबर Q हो ही नहीं सकता है। और C किससे B, और B और M बराबर में, यानी कि M और B को अगर हम बराबर भी लिख दें तो C उससे छोटा होगा और उससे छोटा क्या होगा Q, यानी ये भाई B से अगर छोटा Q है तो M से भी छोटा होगा, यानी पहला कथन तो क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा रॉन्ग। कैसे होगा कि इसने बोला है जो Q है वो D से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है। जब वो B से ही छोटा है तो D से क्या बड़ा होगा, क्योंकि M बड़ा है D से। ठीक है, नेक्स्ट कथन है हमारा M बराबर Q। M बराबर Q मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, M और Q आपस में बराबर बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसने Q जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन C है। ठीक है, यानी कि Q जो है वो C के बराबर भी हो सकता है, C B के बराबर भी हो सकता है, और B तो ऑलरेडी M के बराबर है, तो Q और M बराबर हो सकते हैं। ये आपका राइट हुआ। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला और तीसरा कथन सही है, यानी ए ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता, बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली कांस्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहली बात आपको सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहले कांस्य का प्रयोग कहां पर मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों की खोज की जा सकी है, जिसमें 1924 केंद्र भारत में है। भारत में कितने क्वेश्चन वो है, 1924। यह सभ्यता सरस्वती नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर इज, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए, इसने बोला बेलन। पहली बात, आप बेलन का थोड़ा सा डायग्राम अज्यूम कर लें। ये है आपका बेलन का डायग्राम। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो ये सर्किल बन गया, सर्किल बन गया, अब लग रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कि बेलन के दोनों तरफ क्या होता है, एक सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल होता है। और सर्किल बिना त्रिज्या के काम नहीं करता, यानी एक सेंटर पॉइंट से एक बाउंड्री की दूरी, सेंटर पॉइंट से एक बाउंड्री की दूरी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या। ठीक है, तो हमें बेलन का आयतन निकालना है। पहली बात, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। देखिए, इसमें पाई की वैल्यू स्पेसिफाइड, वैसे तो पाई की वैल्यू फिक्स ही होती है 22/7। कभी कभी इसको 3.14 की पे भी सॉल्व कर लेते हैं, बट वो चीज क्वेश्चन में दी जाती है। इसमें क्लियरली दे रखा है कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7
7, और आर जो है इसमें आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 22/7 आर स्क्वायर क्या करा है इन्होंने पाई, यानी 22/7 आर स्क्वायर कितना है आपका, आर कितना है 7 इंटू 7, और आपकी हाइट कितनी है 2, तो 7 से 7 कट गया, और आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर। अब जो ये आपका क्वेश्चन 308 सेंटीमीटर, यानी आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब ये नीचे एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये क्या सूचना है कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं, कितने छात्र हैं कक्षा में, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, जिसमें से 63 को क्या सेब पसंद है तथा 76 को संतरे पसंद है। देखिए इसने बोला है 63 को तो सेब पसंद है और 76 किसको, ऑरेंज को, जबकि आप इनको दोनों को टोटल करेंगे तो ये तो बहुत ही 100 से ऊपर चले जाएगा, यानी कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सेब और एप्पल दोनों ही पसंद है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। देखिए जो मैं अभी आपको बोल रही थी वही हुआ है कि कितने लोग हैं जिनको एप्पल और ऑरेंज पसंद है। देखिए ये है, दो गोले बना लेते हैं, इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे हम। टोटल कितने थे आपके 100, उसमें से 63 जो थे, मतलब आप ये मान लेते हैं कॉमनली, यानी कॉमन एरिया, ये कौन सा, ये तो आपका हो गया एप्पल का, ये आपका हो गया ऑरेंज का। ठीक है, अब ये बोला है इसने कि ये जो कॉमन है, ये जो एक्स है, एक्स, ये एक्स क्या है, ये जो बोथ, जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है, एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। तो आप इन्होंने एप्पल की संख्या कितनी दी थी 63, तो अगर दोनों वाले पार्ट निकाल देंगे तो 63 माइनस एक्स, सेम ऑरेंज की संख्या इन्होंने कितनी दी थी 76 माइनस एक्स। तो ये बताना है कि दोनों को कितने पसंद है, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, और इन तीनों का सम कितना है 100, तो मैंने लिख दिया 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100। देखें ये एक्स से एक्स कट गया और ये दोनों प्लस में है, 63 और 76, 76 और 63 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 139 माइनस का x इक्वल्स टू 100। अब या तो आप माइनस को उधर ले जाइए, आपको पता होगा इक्वल के इधर प्लस, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से वाइस वर्सा चलते हैं। तो हम अगर x को इधर ले गए, यानी कि आपका क्वेश्चन, एक मिनट में इंक इरेज कर देती हूँ। मैंने x को इधर दूसरी तरफ ले गई, यानी सॉरी, x को मैं राइट साइड ले गई और 100 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गई, यानी कि इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, तो 100 अगर इक्वल से दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस का, ये कितने का हो जाएगा माइनस का, और x राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हो जाएगा 139 में से 100 माइनस हुए तो कितना आया 39। तो x की वैल्यू, यानी दोनों, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दोनों को संतरा पसंद है, वो है 39। अब आप इससे ना ये भी निकाल सकते हैं कि सिर्फ सेब कितनों को पसंद है, तो क्या करेंगे 63 माइनस 39 करके देखें आप, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो गया आपका 24, यानी कि जो एप्पल है, एप्पल कितनों को पसंद है, वो है 24 को, और बोथ कितनों को पसंद है, वो है 39, और सिर्फ अब ऑरेंज की बात करते हैं, ऑरेंज क्या है 76 माइनस एक्स 39। ठीक है, तो आपका 16 में से 9 गया तो आपका बचेगा 7, और ये बच गया 27, और ऑरेंज आपको कितना हुआ, वो हुआ 27। अब आप इसको ऐड कर लें, आपका 100 ही आएगा। देखें ये हो गया 7 3 11, ये हो गया 20, हो गई कैरी 2 4 6, कुछ गड़बड़ हो गई, 2 13।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम पे आधारित है। तो एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 100, उसमें से 63 को सेब पसंद है और 76 को संतरे पसंद है। देखिए टोटल छात्र कितने हैं? 100। कितने हैं आपके टोटल छात्र? वो हैं 100। ठीक है, आपके टोटल छात्र कितने हैं? 100। एक मिनट इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख रहा नहीं है, फिर डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके 100 जिसमें 63 तो मैं आपको सेब पसंद है, अगर आप 60 और 76 को ऑरेंज। देखिए 63 और 76 को जब आप प्लस करेंगे ये क्या होगा? ये 100 से ज्यादा ही होगा। कितना हो जाएगा आप देख लें, 139 होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको दोनों चीजें पसंद है, और जो दोनों चीजें पसंद हैं उनको हम डिनोट कर लेते हैं एक्स, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन क्या है? जिसको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। यहाँ पर फिर क्या है? 63 में से एक्स माइनस करेंगे तो बचे हुए को सेब पसंद हो जाएगा, और 76 में से वो दोनों का पोर्शन अगर हम माइनस कर देंगे तो ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इनमें से कितने छात्रों को सेब तथा संतरा दोनों पसंद है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमने ये सीरीज बना ली है वेन डायग्राम में, और इन तीनों का टोटल कितना है? 100, क्योंकि स्टूडेंट कितने थे? 100। तो इसको आप पहले प्लस करके लिखें, 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, और हमें निकालनी है दोनों की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम 76 और 63 को जब हम प्लस करेंगे तो 139 आएगा, इधर बचेगा एक्स जो भी माइनस का इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब क्या करें? आप 139 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 39। ये माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि जब मैथ्स में ये रूल्स हैं कि इक्वल में अगर आप प्लस को इक्वल के दूसरी साइड लाते हैं, या तो ऐसे बोले लेफ्ट से राइट साइड लाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को लाते हैं तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई को लाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ये वाइस वर्सा चलते हैं। तो क्या हो जाएगी? माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 39। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास दोनों जो सेब और संतरा कितने छात्र पसंद करते थे वो थे 39। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेब कितने लोग पसंद करते थे? तो भाई 63 माइनस एक्स तो टोटल स्टूडेंट थे, जबकि एक्स की वैल्यू हमने अभी जस्ट पीछे निकाली है, वो कितनी थी? 39। तो हमने क्या करा? 63 में से 39 माइनस कर दिया, तो 24 जो लोग थे वो सिर्फ सेब पसंद करते थे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष होता है। देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेदन यानी कि आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? देखिए कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस में? देखिए कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बेसिकली डेटा बोलते हैं। अब जो भी डेटा स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? बिट की फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है 1 मेगाबाइट। क्या होती है? 1 मेगाबाइट। ये हमने आपको डिटेल दे रखी है। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। ये आपको अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो ये आपके मतलब हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लेंगे 1 पेंटाबाइट किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे 1024 टेराबाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे धीमी मतलब ऐसी कौन सी ट्रेन है जो बहुत स्लो स्पीड से चलती है, जो इसका नाम है मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। सॉरी ऊटी है ये, मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। इसका आंसर है ए, जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 10 किलोमीटर, और फिर कहीं कहीं इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर पर आवर।
से भी इसकी गति धीमी हो जाती है। ये चलती ट्रेन में मतलब इतनी धीमी होती है कि इसमें चलती ट्रेन में कोई भी आदमी आसानी से चढ़ जाएगा। ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश है। देखिए ओलंपिक खेल 2000, ये अपने लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है, ये पुराने पेपर में है बट ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक 2020 का मेजबान देश कौन सा है? वो है टोक्यो, जो कि कहां पर है? जापान में। ठीक है, और ये कौन सा ओलंपिक होगा? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि जिसको 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की आधिकारिक तौर पर जापान को मेजबानी देने की घोषणा हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज बतानी है। तो उनकी एज कितनी है? 62, सॉरी उनकी एज है 65 वर्ष, 65 ईयर। बट और जो उच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट की तो 65 है और उच्च न्यायालयों की कितनी है? 62 वर्ष। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में समझ लीजिए। हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनको आप बचपन में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, ये फर्स्ट क्लास की बुक में ही आ जाता है कि ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनको आप हार्डवेयर कह सकते हो, यानी कि कंप्यूटर का एक्सटर्नल पार्ट, भारी वो। तो इसमें प्रिंटर जो है वो बिल्कुल आप टच कर सकते हो, माउस जो है बिल्कुल टच कर सकते हो, कीबोर्ड को भी टच कर सकते हो। एकमात्र क्या है? कंपाइलर, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली कंपाइलर करता क्या है कि आपको बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है, उसे 75 रुपए में बेचता है और उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए खरीदता है, जब भी कोई इंसान खरीदता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में हमने खरीदा है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस में हमने बेचा है। ठीक है, खरीदना और बेचना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? इसने कॉस्ट प्राइस आपको दिया 50 और सेलिंग प्राइस दे दिया 75। अब आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि कोई चीज आपने 50 रुपए में खरीदी और बेची 75 रुपए में, तो आपको डेफिनेटली क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो रहा है। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, यानी इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 25 का। अब इसने बोला लाभ का प्रतिशत, ये तो सिर्फ लाभ ही निकला है। अगर लाभ पूछते तो 25 आता। अब लाभ का प्रतिशत क्या निकालेंगे? तो लाभ का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 25 हमारा प्रॉफिट कितना आया? 25, 100 मल्टीप्लाई करिए दिया क्योंकि वो परसेंटेज में प्रतिशत पूछा है। और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 50। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25 की टेबल में 2 टाइम आता है 50, और 2 से जब 100 को करेंगे तो कितना आया? 50%। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपए का निवेश किया है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब एक महिला है जिसने क्या करा है? चक्रवृद्धि ब्याज लिया है, यानी कि आपको बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रथम वर्ष का मूलधन क्या है उसका? उसने 200 रुपए लिया, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना हो गया? 200, और दर यानी रेट कितनी हो गई? 5%। टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। तो हमें अंत में उसकी कुल राशि निकालनी है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन 1 प्लस आर अपॉन, यानी दर अपॉन 100, और ये टी यानी कि ये है समय। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यू रख दी 200, 1 प्लस 5/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 100 को, ये आ जाएगा आपका 105 अपॉन 100। और जब आपने इसको काटा, किससे? 5 की टेबल से काट ले, मतलब 5 से इन दोनों को भाग दे दो तो आपका आ जाएगा 21/20, और इसको कैंसिल आउट करके आया आपका मिश्रधन चक्रवृद्धि का 210 रुपए। ठीक है, तो आपका मूलधन क्या होगा भाई? 200 रुपए तो आपने पहले ही लगाए हैं, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? वो आया 210। तो 1 साल बाद आपको कितने देने पड़ जाएंगे? सॉरी 1 सेकेंड,
इसने दूसरे वर्ष की निवेश राशि पूछी है, तो हाँ एक साल बाद आपको देने पड़ेंगे 410 रुपए। कितने देने पड़ेंगे? 410 रुपए। अब जो ये 410 रुपए है ना, ये दूसरे साल का आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, दूसरे साल का आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। ये प्रिंसिपल है, इसको 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना एक टाइम के लिए, इसको सॉल्व कर दिया तो 430। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना, वो यानी कि जो हमारा मूलधन है वो हर साल एक जैसा ही रहता है। जैसे आपने 100 रुपए लिया, कितने पे? 10% पे, तो आपका एक साल बाद आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। फिर दूसरे साल बाद आपको कितने देने पड़ेंगे कि भाई 100 रुपए ही आपका प्रिंसिपल वापस दूसरे साल 100 रुपए ही रहेगा, उस पर भी 10% लगेगा। यानी कि आप इसका कितना आया? 10 निकला आपका, ठीक है। यानी कि आपको 2 साल बाद 120 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको आप 10 ही लिखें। यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेकेंड। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों कि प्रिंसिपल जो आपने लिया, यानी कि 100 रुपए आपने लिया, कितने पे? 10% है, तो और कितने? एक साल के लिए, तो इसका ब्याज कितना हुआ? 10 रुपए। कितना हुआ? 10 रुपए। कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 10% है ना, 10/100, और हमारा प्रिंसिपल कितना? 100 से 10 रुपए हमारा ब्याज। और अब हमारा जो एक साल बाद हमारा टोटल यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 110 रुपए। कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ये 110 रुपए अब आपके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। ये क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। यानी कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो चेंज होते जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? भाई दमन और दीव की राजधानी कौन सी है? दमन। क्या है? दमन। ये बेसिकली एक द्वीप समूह है, यानी इसके चारों ओर क्या है? पानी पानी है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जो राष्ट्रपति के शासन में चलता है, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? दमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह है सिंप्लीफाइड, इसको यानी कि सरलीकरण करिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? 3x फिर ब्रैकेट x + 4 फिर माइनस x फिर ब्रैकेट x - 2 का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण मतलब इसको शॉर्ट करिए, मतलब सिंपल में करिए। देखिए जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, मैं सिर्फ आपको अभी पहले एक ब्रैकेट सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि बाकी का सॉल्व हमने ऊपर कर रखा है। जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है तो उसका मतलब ये होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें उनसे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मतलब क्या है? 3x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, सेम 4 जो है वो 3x से मल्टीप्लाई होगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x² और इसमें 4 तिया 12x, ठीक है। जो कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 3x² + 12x। सेम x को x - 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आया आपका? x माइनस का x² प्लस का 2x। तो अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जब भी इस तरीके वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को ऐड करना होता है, इनकी पावर्स देखिए, जिनकी पावर सेम है उनको एक साथ जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो क्या है? 3x² में से x² क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्योंकि इनकी पावर क्या है? एक जैसी है, वेरिएबल्स भी एक जैसे हैं, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा आपका? 2x² और 12x और 2x कितना हो जाएगा? 14x, जो कि आपका आंसर कितना है? A। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ठोस गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठोस गोला यानी कि इसको आप ये मान लें स्फेयर। अब स्फेयर का फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने स्फेयर का मतलब है बॉल, है ना, ऐसा समझ लें। स्फेयर का मतलब क्या होता है? बॉल। जब आप इसको काटेंगे ना बॉल को, तो इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे निकलेंगे, ठीक है। मेरी ड्राइंग वाकई में बहुत अच्छी है, तो प्लीज इग्नोर द ड्राइंग, भावनाओं को समझें, ठीक है। तो 4π² है, तो इसका फॉर्मूला ठोस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 4π²। कैसे? क्योंकि जब हम इसको काटते हैं, स्फेयर को जब हम करते हैं किसमें? पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें 4 सर्किल निकलते हैं, यानी कि एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो यानी कि 4π²। इसमें आप क्या करेंगे? पाई की वैल्यू आपको क्लियरली दे रखी है 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो बस इसको आपको रख के सॉल्व करना है। 4 × 22/7 × 3.5 ×
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसे 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,500 रुपए 6 माह की समाप्ति के लिए तिमाही चक्रवृद्धि दर पर निवेशित किया है। देखिए इसने क्या बोला है, तिमाही। तिमाही को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली। क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये मंथ में जो ईयर में जो मंथ होते हैं, ईयर में क्या होते हैं भाई, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। वो जो मंथ होते हैं वो 3 मंथ्स में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? 3 मंथ में, यानी कि जो ब्याज है वो हर 3 महीने बाद लगती है। और जो टाइम है, और जो टाइम तो हो गया आपका, और जो रेट है वो रेट क्या हो जाती है आपकी 1/4। क्या हो जाती है? 1/4, यानी कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा उसको 4 से डिवाइड करना होता है, सिंपल। और इसके लिए टाइम के लिए भी आप एक फॉर्मूला कर सकते हैं कि भाई टाइम को क्या करना है, जैसे 6 माह का है तो अब ये कितनी हो जाएगी, 2 तिमाही। कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 मंथ प्लस 3 मंथ कितना हो गया, 2 तिमाही। और रेट का क्या होगा ये आपका 1/4, 20% का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% तिमाही। और अब इसको हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस दर अपॉन 100 और उसका पे पावर टाइम, ठीक है। अब इसने क्या करा है, जो इसमें प्रिंसिपल कितना था वो है 14,500 और आपकी जो आर है यानी दर कितनी निकली है तिमाही की 5% और टाइम कितना निकल गया 2%। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया है, जैसे 105 को 100 इसको 2 बार सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 15986.25। तो आपका आंसर आएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किसे इसरो के चेयरमैन पद का कार्यभार विगत 14 जनवरी 2015 को संभाला? तो इसका आंसर है डी। क्या है? डी, श्री A.S. किरण कुमार। क्या है? श्री A.S. किरण कुमार। श्री A.S. किरण कुमार ने इसरो के चेयरमैन का पद का कार्यभार विगत 14 जनवरी 2015 को संभाला। इन्होंने डॉक्टर के राधाकृष्णन का स्थान लिया है। श्री किरण कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, पृथ्वी निगरानी उपग्रह समिति और नागरिक अंतरिक्ष सहयोग पर भारत अमेरिका संयुक्त कार्यकारी समूह जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इसरो का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं और श्री सिवान 1982 में इसरो में आए और PSLV परियोजना पर काम किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए अंकगणित समीकरणों में कौन सा चिन्ह बदलने से समीकरण सही रहेगा? देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब आपको इसको इस जो ये है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आपका आंसर आना चाहिए 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको ऑप्शन रख रख के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा वैसे सी। तो मैं आपको सी को ही एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि जो माइनस है उसको भाग से डिवाइड करना है, सॉरी माइनस को रिप्लेस करना है भाग से, और माइनस यही है, माइनस को भाग से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 5 + 3 × 8 भाग 12 - 4 = 3। तो 5 + 3 इंटू, ये अपन ने यहाँ तक तो कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे। अब ये आया भाग, इसने क्या बोला है कि भाग को चेंज करना है किससे, 8/12 - 4। माइनस को चेंज कर दिया इन्होंने किससे, भाग से, और भाग को चेंज कर दिया माइनस से। सॉरी, इसके ऑप्शन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है ये माइनस को भाग से, और ये वाला जो ये वाली चीज है ये है भाग को किससे चेंज करना है, माइनस से। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सिंप्लीफाइड करिए। सिंप्लीफाइड करने 2.25 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। अब यानी कि एक रूट में कितनी पावर छुपी होती है, 1/2। तो बस हमने ये 1/2 हटा के हमने रूट लगा दिया और क्या करा, इसका ये पॉइंट हटाया। पॉइंट हटाने के बाद में नीचे बचपन में दशमलव भिन्न पड़े होंगे,
तो इसमें 1 2 कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो आ गए यानी कि 100 आ गया। अब ये 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, यानी कि ये किसका होता है? 15 का स्क्वायर। और ये 100 होता है 10 का स्क्वायर। और रूट से निकलने का ये तरीका होता है कि इन दोनों में से अगर एक जैसी वैल्यू 2 बार आ रही है तो हम उन दोनों को में से एक वैल्यू लिख के रूट से बाहर आ जाते हैं। तो क्या करेंगे कि 15 और 10, हमारा आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत व्यक्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है, जो आप कहते हैं ना कि हम बचपन से ही प्रतिशत निकालते हुए आ रहे हैं। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे जो टोटल वैल्यू है, यानी कि टोटल जो हमारे नंबर्स हैं उनको लिखते हैं, और जो हमें मिले हैं यानी कि प्राप्तांक जिन्हें आप बोलते हैं, है ना, प्राप्तांक लिखते हैं और इनटू 100। टोटल को आप लिख सकते हैं कुल नंबर, कुल संख्या। क्या लिख सकते हैं? कुल संख्या। तो इसमें कुल संख्या कितनी है? 25। प्राप्तांक आपका कितना है? 9। और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालना है, तो भाई जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो बस इसको 25 को अपन 4 टाइम कैंसिल आउट करेंगे। 25 चौक 100 होता है, 9 इंटू 4 36, यानी आपका आंसर आया 36। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उस संख्या समूह का चयन कीजिए ताकि नीचे प्रदर्शित अंकों को उनके समकक्ष अंकों के अनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द का निर्माण हो सके। ठीक है, यानी कि ये एक हमें अल्फाबेट दे रखे हैं VARSTE। अपन को इससे एक सार्थक अंग्रेजी वर्ड बनाना है, सार्थक अंग्रेजी वर्ड जिसकी कुछ मीनिंग हो। तो इससे क्या बन रहा है हमारा? स्टार्व। क्या बन रहा है? स्टार्व। ठीक है, तो अब स्टार्व को देख लिए। एस की पोजीशन क्या है क्वेश्चन में? 4। टी की पोजीशन क्या है? 5। ए की पोजीशन क्या है? ए की पोजीशन क्या है? 2। आर की 3 और वी की 1 और ई की 6। मतलब इस वाले इसकी एग्जैक्ट पोजीशन लिख देंगे। और बेसिकली स्टार मतलब होता है भूखा। कोई सार्थक वर्ड में निकालना था तो वो स्टार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ठीक है, मणिकर्णिका किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, ये जो फिल्म थी वो किस हीरोइन ने करी है? वो है कंगना रनावत। और इस टाइम पर सबसे ज्यादा हाईलाइट चल रही है हमारी कंगना रनावत जी, जो कि बॉलीवुड के अगेंस्ट बोले जा रही है सुशांत हत्याकांड में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंगना रनावत जो थी इसमें मेन लीडिंग हीरोइन थी। ठीक है, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन है हमारे। 5 दोस्तों का एक गुट बनाया गया है। वे उत्तर की ओर रुख करके एक कतार में खड़े हुए हैं। जय कतार में, एक सेकेंड, देखिए क्या क्वेश्चन है ये। प्राइस यानी कि 120 बैगों का प्राइस कितना है? वो है 18,000। ठीक है, तो एक बैग का प्राइस यानी एक बैग का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 18,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 इंटू 12 से। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। कितना आया? 150। यानी एक बैग का क्रय मूल्य कितना निकला अब आपका? वो निकला है 150। ठीक है, अब हमें एक बैग का विक्रय मूल्य निकालना है जो 15% के प्रॉफिट पे बेचा हो। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य तो आप लिख दें। आपका विक्रय मूल्य, जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100%, यानी जो 100% है उसका प्राइस कितना है? 150। मतलब 100% है तो उस पर 15% का प्रॉफिट, तो 100% प्लस 15% कितना हुआ? 115%। तो आप 115 अपॉन 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 172.50, यानी 172 रुपये 50 पैसे। डी ऑप्शन जो होगा वो का करेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर का औसत भार 45 किलो है। पी तथा क्यू का औसत भार 43 किलोग्राम है और आर का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये है औसत का क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पी क्यू आर, इनका औसत अगर कितना है 45,
तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, वो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल वेट हो जाएगा 135 kg। इसी तरीके से P और Q का औसत भार कितना है 43, और ये संख्या में कितने 2, तो यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल योग इन दोनों का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 86। तो आपको R का वजन निकालना था, ठीक है भाई, ये P प्लस Q प्लस R का था, तो आप इसमें से माइनस कर दें। आप जब इसे माइनस कर देंगे तो P प्लस Q से P प्लस Q सिर्फ R ही बचेगा, तो R का कितना हो जाएगा 135 माइनस 86 दैट इज 49 किलोग्राम। आपका आंसर कितना आएगा 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x 1/18 समानुपात 3/5 और 5/9 होता है, x का मान निकालिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, समानुपातों का बाह्य पद का गुणनफल इक्वल्स टू मध्य पद का गुणनफल। क्या होता है, बाह्य पद का गुणनफल, तो हमारा क्या हो जाएगा x इंटू 5/9 इक्वल्स टू मध्य, मध्य कौन कौन से, ये इंटू 3/5 इनका गुणनफल। तो आप इससे x की वैल्यू निकाल लें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 5/9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, उल्टा होके मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कुछ भी 3 की टेबल से ही कट जाएगा, ये एक्चुअल में 18 है, 3 6 जा, फिर वापस 3 से ये हो गया 3 2 जा, तो 25, और ये हो गया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/50। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आपको याद हो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में, बेसिकली ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में, जलवायु का जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट द्वारा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है, ये हाईएस्ट नंबर पे पाई जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, फर्स्ट नंबर पे ये पाई जाती है, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे मीथेन। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि बहुत सारी गैसें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन। 42, क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 है, तो 85,000 रुपए प्रति माह वेतन, सॉरी आर का वेतन क्यू का 3/4 है, आर का प्रति माह वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पी का वेतन कितना है, इन्होंने दे रखा है 85,000, ठीक है, और क्यू का वेतन पी के वेतन का कितना है 4/5 भाग। तो निकाल दीजिए 85,000 का क्या निकालेंगे हम, 4/5 भाग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 68,000, ठीक है। अब क्या है, आर का वेतन क्यू के वेतन का 3/4 है, तो क्यू का वेतन कितना है 68,000, उसका भी अगर हम 3/4 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 51,000। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 4 विद्यार्थी हैं, एस पी यू जी 4 भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी तरह 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी, वायलिन, गिटार, तबला। ये इस क्रम में नहीं है, एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोलता है, एक ही वाद्य यंत्र बजाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। यू गिटार बजाता है, ना कि जर्मन और ना ही फ्रेंच बोलता है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया। कहाँ पे लिखूं, यू जो है वो गिटार तो बजाता है पर उसकी लैंग्वेज हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि जर्मन और फ्रेंच नहीं बोलता है। तो अब 2 ही बची हैं, या तो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी। अब बात करते हैं जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वो ना तो स्पेनिश बोलता है ना जर्मन बोलता है, तो अब इसको थोड़ा छोड़ते हैं। एस जो है वो क्या बजाता है, तबला, और जी जो है वो क्या बोलता है, इंग्लिश, ठीक है। जब इसमें इंग्लिश आ गई तो इसके लिए बची हुई लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश, ठीक है। और ये जो तबला बजा रहे हैं भाई, स्पेनिश खत्म हो गई और इंग्लिश खत्म हो गई। अब आपके पास क्या है, जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वो ना ही तबला बजाता है ना ही बांसुरी बजाता है, ठीक है। जो विद्यार्थी स्पेनिश बोलता है, सॉरी जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, तो फ्रेंच, इस वाले में फ्रेंच नहीं आएगा, तो हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज बची, वो है जर्मन। अब
फोर्थ वन हमारे पास क्या बचा है, फोर्थ वन हमारे पास बचा है पी, जो कि क्या है, वो बताता है वायलिन और बोलता है फ्रेंच, ठीक है। और जी फिर क्या बचाएगा, जी इंग्लिश के पास में आ जाएगी बांसुरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन गई। कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता था, तो बता दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पी। इसी टेबल पे आधारित क्वेश्चन कर लेंगे, कौन सा संयोजन सही है, पी फ्रेंच बोलता है, पी जो है वो फ्रेंच बोलता है, कौन सा संयोजन सही है, पी फ्रेंच बोलता है। तो आप इसको इस टेबल में देख लें, पी जो है वो फ्रेंच बोलता है, बिल्कुल ये पहला ही आपका सही है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक सेकेंड, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्यार्थी जर्मन बोलता है, ठीक है। तो आपने जो टेबल बनाई थी उसको देखें, कौन सा विद्यार्थी जर्मन बोलता है, वो था एस। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ए। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा।